जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसका क्या आंसर होना चाहिए? पहले तो हमें ये समझना है कि हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं। हम लोग सोडियम आयोडाइड यूज़ कर रहे हैं, है ना। और ये मैकेनिज़्म कौन सी है? ये मैकेनिज़्म है SN2। SN2 का मीनिंग क्या होता है? जहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है हमारे पास? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो इन्वर्जन किसका होगा वो हमें समझना है। यहाँ से बी आर निकलेगा, करेक्ट। और बी आर जब यहाँ से निकलेगा तो जो आई होगा, मीन्स आपका जो न्यूक्लियोफाइल है आई नेगेटिव, ये जिस साइड से बी आर निकलेगा उसके अपोजिट साइड में जाके अटैच होगा, तो यहाँ पे इन्वर्जन होगा। तो आपको देखना है कौन सा आंसर है जो इन्वर्टेड प्रोडक्ट बना हुआ है। ए में आई जुड़ा है बट वो उसी साइड में जुड़ा है। अगर आप ए को देखोगे ना, देखिए आप ए को देखिए, ए में आई वहीं जुड़ा है जहाँ पे बी आर था, तो ये तो इन्वर्जन नहीं हुआ। बी में देखो, बी के अंदर आई जो है वो उस साइड में जाके जुड़ा है जहाँ पे बी आर जुड़ा हुआ था, उसके अपोजिट साइड में जुड़ा है, यानी इन्वर्जन हो गया, करेक्ट। यानी हमारा आंसर क्या होगा? बी। आप सी और डी को भी चेक कर सकते हो। सी में भी देखो आई कहाँ जुड़ा है, वहीं जुड़ा है जहाँ पे बी आर था, रिटेंशन दिखा रहा है, जबकि SN2 में रिटेंशन नहीं होता। डी को देखोगे तो डी में भी क्या दिखाया जा रहा है? उसी साइड में आई है जहाँ पे बी आर था, मतलब यहाँ पे भी वो रिटेंशन दिखा रहा है। बट हमें पता है SN2 जो होता है वहाँ पे क्या होता है? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा, यानी आई उस साइड में जाके अटैक करेगा बी आर के अपोजिट साइड में, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। रेट ऑफ SN2 विल बी नेग्लिजिबल इन। आपको बताना है किसके अंदर SN2 मैकेनिज्म नहीं होगी। ट्राई कीजिए, देखिए कहाँ SN2 मैकेनिज्म नहीं होगी। कोई बच्चा बताएगा? देखिए आपको याद होगा, मैंने बताया भी था आप लोगों को कि जो ब्रिज हेड होता है ना, मैंने ब्रेड्स रूल डिस्कस किया था, वहाँ पे मैंने आपको डिस्कस करके बताया था कि जो ब्रिज हेड होते हैं, जैसे मान लो ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है, बाईसाइक्लो कंपाउंड के अंदर ये जो आपके कॉर्नर्स होते हैं ना, ये कॉमन कार्बन। बाईसाइक्लो कंपाउंड क्या होते हैं? जिनमें दो रिंग होती है, जैसे ये रिंग नंबर 1 हो गई और ये रिंग नंबर 2। तो रिंग नंबर 1 और रिंग नंबर 2 के जो दो कॉमन कार्बन होते हैं जिनको हम ब्रिज हेड का नाम देते हैं, ब्रिज हेड। एक्चुअल में क्या होता है, ये ब्रिज हेड जो होते हैं ना, ये कभी भी sp2 हाइब्रिडाइज नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? sp2 हाइब्रिडाइजेशन इनके अंदर नहीं होता। तो ब्रिज हेड के ऊपर अगर मान लो बी आर जुड़ा हुआ है, अगर बी आर यहाँ पे जुड़ा हुआ है और अगर मान लो ये बी आर यहाँ से निकलता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? मान लो पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो हमारा ये जो ब्रिज हेड है ना, ये sp2 बन जाएगा, करेक्ट। ये ब्रिज हेड जो होगा वो हमारा क्या बन जाएगा? sp2 बन जाएगा। जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि तीन बॉन्ड बना रहा है ना, ये तीन बॉन्ड बनाते हैं, sp2 बन जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जो ब्रिज हेड वाले कार्बन होते हैं उनमें SN1 मैकेनिज्म नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि SN1 के अंदर कार्बोकैटायन बनेगा। लेकिन इसमें क्या पूछा हुआ है? SN2। इनमें SN2 मैकेनिज्म भी नहीं हुआ करती, क्योंकि ये रिंग जो होता है ना, ये थ्री डायमेंशनली इतना बड़ा होता है कि न्यूक्लियोफाइल बैकवर्ड अटैक नहीं कर पाता। यहाँ पे बैकवर्ड अटैक पॉसिबल ही नहीं होता। तो याद रखना, अगर कभी भी हेलोजन जो होगा ब्रिज हेड कार्बन पे जुड़ा हुआ होगा, तो उनमें ना तो SN1 होगी ना ही SN2। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? सी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 को ट्राई कीजिए, देखिए क्या आंसर लग रहा है आपको, क्या आंसर आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए क्या आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में एक्चुअल में हमें ना ये समझना है कि ये वाला बी आर एज अ लिविंग ग्रुप निकलेगा या ये वाला बी आर एज अ लिविंग ग्रुप निकलेगा। ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों ने स्टडी भी किया होगा, है ना, हमने भी डिस्कस किया होगा, आपने भी सुना होगा, 12th क्लास में भी पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास कोई भी हेलोजन एटम होता है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग के
वाले कार्बन पे जुड़ा होता है, यानी यहाँ पे कोई भी हेलोजन जुड़ता है तो उसमें कौन सा कैरेक्टर होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। मतलब जो एराइल हैलाइड का हेलोजन होता है वो जल्दी से रिमूव नहीं होता। एराइल हैलाइड होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते। तो अगर मैं इस बी आर की बात करूँ, मैं नंबरिंग डाल देता हूँ, मान लो मैं इसे बी आर नंबर 1 कह देता हूँ, इसे 2 कह देता हूँ। तो जो बी आर नंबर 1 है ना, उसमें और इस कार्बन में कौन सा बॉन्ड है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, जिसको ब्रेक करना क्या है, डिफ़िकल्ट है। दैट्स वाई ये बी आर जो होगा वो रिमूव नहीं होगा। अगर ये वाला बी आर रिमूव नहीं होगा तो कौन सा बी आर रिमूव होगा, ये एल्काइल हैलाइड के जो हेलोजन होते हैं वो एज अ लिविंग ग्रुप लीव करते हैं। तो यहाँ से ये बी आर निकलेगा और उसकी जगह पर कौन आ जाएगा, NH2, जो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह, अमोनिया एक्चुअल में यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, पहले अमोनिया अटैक करेगा, बाद में उसका H और बी आर निकल जाएंगे, तो NH2 जुड़ेगा, यानी बी आर जाएगा, NH2 आएगा और कौन से वाले पे आएगा, इस 2 नंबर कार्बन वाला बी आर जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर देखोगे तो क्या आएगा, ए। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, फोर्थ में ए आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हमने कल डिस्कस भी किया था डीएमएफ, है ना, मैंने आपको बताया था डीएमएफ क्या होता है, डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड। और ये जो डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड होता है ये बेसिकली हम कह सकते हैं ये ए प्रोटिक सोलवेंट होता है, ए प्रोटिक सोलवेंट, है ना, ए प्रोटिक और पोलर टाइप का सोलवेंट है। तो आई थिंक आपको याद होगा मैंने कहा था कि ए प्रोटिक जो सोलवेंट होते हैं वो SN2 मैकेनिज्म को फेवर करते हैं। किसको फेवर करते हैं, SN2 को। और साथ के साथ यहाँ पे हम जो न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं वो भी क्या है, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है। और आपको याद होगा मैंने बताया था जो नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल हुआ करते हैं ना, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं। इट मीन्स ये कैसा न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं ना वो किसको प्रेफर करते हैं, वो SN2 मैकेनिज्म को प्रेफर करते हैं, यानी सिंगल स्टेप वाली मैकेनिज्म को प्रेफर करेंगे। तो इन दोनों ही बातों से हमें ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पे मैकेनिज्म कौन सी होने वाली है, SN2, करेक्ट। तो अब आप सोचिए ज़रा और आंसर बताइए, क्या लग रहा है आपको क्या होना चाहिए। ए। ए लग रहा है, देखते हैं। SN2 मैकेनिज्म के अंदर हम क्या देखते हैं, SN2 मैकेनिज्म में हम ये देखते हैं कि स्टीरिक हिंड्रेंस क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए, है ना, पहली बात। तो अब देखो यहाँ पे अगर आप देखो तो हम एक बार थोड़ा देख लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि यहाँ पे होने वाला क्या है ना। एक तो Cl है आपके पास ये वाला, और एक Cl है ये, है ना। हम इसको नंबरिंग दे देते हैं, ये Cl नंबर 1 है और ये Cl नंबर 2 है। आप देखो जो Cl नंबर 1 है ना वो जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है, जैसे वो कहाँ जुड़ा हुआ है, इस कार्बन पे जुड़ा हुआ है, इसको आप अल्फा कार्बन कह दो। तो इसके अल्फा कार्बन के जस्ट बैक साइड में क्या जुड़ा हुआ है, इतना बड़ा ग्रुप जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है ना। लेकिन अगर मैं बात करूँ, किसकी बात करूँ मैं, जो आपका 2 नंबर Cl है, उसका जो अल्फा कार्बन है उस पे क्या जुड़े हुए हैं, दो छोटे छोटे H जुड़े हुए हैं और एक छोटा CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो आप ज़रा सोच के देखो, जो जो Cl एटम है 1 नंबर वाला और जो Cl एटम है 2 नंबर वाला, तो 2 नंबर वाला Cl एटम जाएगा SN2 मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करेगा, या 1 वाला, कहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, कौन से वाले अल्फ़ा पे, Cl नंबर 1 जो लगा हुआ है ना उसको हम अल्फ़ा 1 कह देते हैं और Cl नंबर 2 वाले को हम अल्फ़ा 2 कह देते हैं। तो आपको ज़रा देख के मुझे ये बताना है, Cl1 पे या Cl2 पे, यानी अल्फ़ा 1 पे ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस नज़र आ रही है या अल्फ़ा 2 पे ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस नज़र आ रही है। L2 पे। अल्फ़ा 2 पे ज़्यादा नज़र आ रही है स्टीरिक हिंड्रेंस, देखो चलो हम लोग देखते हैं इसको थोड़ा सा। कम है सर। हाँ कम है ना, अल्फ़ा 2 पे स्टीरिक हिंड्रेंस क्या है, कम। अल्फ़ा 2 पे स्टीरिक हिंड्रेंस कम है तो कौन सा वाला Cl जाएगा, 1 वाला Cl जाएगा या 2 वाला Cl जाएगा, कौन सा Cl जाता है SN2 में, कौन सा लिविंग ग्रुप जाता है, जहाँ स्टीरिक हिंड्रेंस कम होती है वो या जहाँ ज़्यादा होती है। स्टीरिक हिंड्रेंस SN2 में क्या होनी चाहिए, कम। इसका कम मतलब, होनी चाहिए। है ना, कम होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये 2 नंबर वाला Cl जाएगा जहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस कम है। तो 2 Cl नंबर वाला Cl जाएगा, उसकी जगह पे कौन आएगा, I आएगा। तो इसका मतलब अब आप वो देखो जहाँ पे 2 वाला Cl हटाया गया, आंसर क्या आ जाएगा, बी। क्लियर है, आई थिंक आपको सबको क्लियर हो गया होगा, आंसर बी आएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर आ रहा है हमारे पास 6, बहुत इजी है, आराम से देखो और आंसर बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रेट लॉ फॉर SN2 मैकेनिज्म।
तो आपको याद है SN2 मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, एक तो न्यूक्लियोफाइल और दूसरा हमारा जो होता है वो सबस्ट्रेट, दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए तो हम उसको क्या कहते हैं, बाई न्यूक्लियो, है ना, बाई न्यूक्लियो वो कहते हैं, बाई मोलिकुलर कहते हैं। तो उसका रेट लो मैंने आपको समझाया भी था, उसका रेट लो क्या बनता है, SN2 में जो रेट लो बनता है वो क्या बनता है, रेट लो रेट इज इक्वल टू के, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, सबस्ट्रेट, और उसके बाद यहाँ पे हम किसकी कंसंट्रेशन लिखते हैं, न्यूक्लियोफाइल की, क्योंकि दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं ना। अब अगर आप यहाँ पे चारों ऑप्शन देखो तो चारों में कहीं पे भी सबस्ट्रेट न्यूक्लियोफाइल नहीं लिखा गया, ठीक है। तो एक्चुअल में होता क्या है, जैसे मान लो अगर मैं कहूँ ये हमारा कंपाउंड था और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ था, Cl, और इस पे हमने अटैक करवाया किसका, OH माइनस का एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो ये कौन है, न्यूक्लियोफाइल है। अब ये अटैक कहाँ करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा ना। तो ये जो कार्बन है ये क्या होगा, ये जब Cl यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो ये कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तभी तो इस OH माइनस ने इस पे अटैक किया। इसका मतलब ये जो कार्बन है पॉजिटिव चार्ज किस पर आया करता है, इलेक्ट्रोफाइल पे आता है। तो इसका मतलब ये सबस्ट्रेट किसकी तरह काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। और वैसे भी याद रखना कि जब भी केमिस्ट्री के अंदर न्यूक्लियोफाइल मतलब कोई माइनस वाली चीज़ जुड़ती है तो वो किसके साथ जुड़ेगी, ऑब्वियसली प्लस वाली चीज़ के साथ जुड़ेगी। तो प्लस वाली चीज़ क्या होगी, इलेक्ट्रोफाइल होगी। तो अगर हमारा OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है ना, तो ये जो हमारा एल्काइल हैलाइड होता है वो इलेक्ट्रोफाइल हुआ करता है। तो हमारा जो सबस्ट्रेट होता है वो क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। तो मतलब आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। यानी उसका जो रेट होगा वो के, माने मतलब उसका रेट कांस्टेंट और इलेक्ट्रोफाइल की कंसंट्रेशन और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन दोनों पे डिपेंड करता है। तो आंसर आ गया बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई कीजिए, देखिए आप लोग। आपको मैं बता देता हूँ, वैसे ये अपने क्या यूज़ कर रहे हैं, सोडियम आयोडाइड, है ना। और जो सोडियम आयोडाइड होता है ना वो हमें क्या देगा, आई माइनस, करेक्ट। आई माइनस जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है या वीक न्यूक्लियोफाइल है, पहले तो ये बताओ। आई नेगेटिव जो स्ट्रॉन्ग है ना न्यूक्लियोफाइल वो है। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग है सर। और अगर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो फिर ये क्या फेवर करेगा, मैंने आपको समझाया था ना, स्ट्रॉन्ग में इतनी पावर होती है कि वो सारे काम एक साथ कर सकता है, एक ही स्टेप में कर सकता है। यानी एक ही स्टेप में वो क्या करेगा, लिविंग ग्रुप को भी बाहर निकाल देगा और खुद भी वहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, स्ट्रॉन्ग है वो। तो इसका मतलब एक स्टेप वाली मैकेनिज्म देगा। तो एक स्टेप वाली मैकेनिज्म कौन सी हुआ करती है, SN2। तो याद रखना जहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आया वहाँ पे मैकेनिज्म कौन सी होगी, SN2। तो हमें ये समझ में आ गया कि यार यहाँ पे मैकेनिज्म कौन सी होने वाली है, SN2, ठीक है। और ये चीज़ स्पेशली आप 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड या 2 डिग्री सबस्ट्रेट के लिए देखेंगे, है ना। जो 3 डिग्री सबस्ट्रेट होते हैं ना वो तो हमेशा SN1 ही देते हैं। 1 डिग्री वाला होगा वो हमेशा SN2 ही देगा। लेकिन जब आप बात करते हो ना 2 डिग्री की, तो 2 डिग्री क्या दे सकता है, 2 डिग्री सबस्ट्रेट आपका SN1 भी दे सकता है और SN2 भी दे सकता है। तो वो डिपेंड करेगा, है ना। तो कैसे डिपेंड कर रहा है, वो इस तरह से डिपेंड कर रहा है कि एक्चुअल में आपने क्या यूज़ किया हुआ है, आपने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज़ किया हुआ है। तो इस वजह से अब वो क्या देगा, SN2। SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन होता है ना इन्वर्जन। अब पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, आप ये 1 मोल ले रहे हो और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन है, आई माइनस, करेक्ट। तो यार ये Br को रिमूव करेगा या फिर F को रिमूव करेगा, मतलब Br गुड लिविंग ग्रुप होता है या F गुड लिविंग ग्रुप होता है, साइज में कौन बड़ा होता है। जो साइज में बड़ा होगा उसका बॉन्ड वीक होगा, वो जल्दी टूटेगा, वो वहाँ से जल्दी लीव करेगा। तो Br का साइज बड़ा होता है या F का साइज बड़ा होता है, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में पढ़ा है ना आपने, ग्रुप 17 के हैं, बी F आर H का। सी एल बी आर आई, है ना। तो Br जो आता है डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, Br का साइज बड़ा है। तो Br का अगर साइज बड़ा है तो ऑब्वियसली ये जल्दी लीव करेगा, और Br लीव करेगा तो इसका मतलब आई Br की जगह पे आएगा, पहली बात। दूसरी बात जो देखने वाली है, यहाँ पे Br नीचे की साइड बना रखा है, H ऊपर की साइड बना रखा है, लेकिन हमें SN2 कर रहे हैं तो इन्वर्जन दिखाना पड़ेगा। तो इन्वर्जन दिखाना पड़ेगा, इसका मतलब हम अब क्या करेंगे, I को बनाएंगे ऊपर, यहाँ पे इस कार्बन पे I को ऊपर बनाएंगे और H को नीचे बनाएंगे। तो आप एक ऐसा
ऑप्शन देखो जिसमें सिर्फ ये बी आर को ही चेंज किया गया है और बी आर को ऊपर बनाया गया, आई को ऊपर लगाया गया है और एच को नीचे लगाया गया है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यानी जहाँ पे बी आर था उस कार्बन पे इन्वर्जन दिखाना है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? बी। बी में देखो यहाँ पे इस कार्बन पे उन्होंने इन्वर्जन दिखा दिया, बाकी एफ को इन्होंने मतलब टच भी नहीं किया, एज इट इज़ है एफ वाला जो है ना। तो मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी, है ना। और यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे 1 मोल लिया हुआ था, 1 मोल आई लिया हुआ था ना, इसलिए उसने प्रेफर किया बी आर को लीव करना, बी आर निकला। लेकिन अगर 2 मोल लेते तो बी आर भी निकल जाता और एफ भी निकल जाता, फिर दोनों जगह पे आई आ जाता, है ना, और दोनों जगह पे इन्वर्जन हो जाता दोनों कार्बन पे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा 7 नंबर क्वेश्चन। सर इसका ए पार्ट भी तो हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा? ए पार्ट में इन्वर्जन नहीं हो रहा, यस सर। है ना, इसमें इन्वर्जन नहीं हो रहा, ये रिटेंशन है। देखो जहाँ बी आर क्या था, नीचे की साइड था ना, आई भी नीचे की साइड लगा दिया उन्होंने, है ना, आई भी नीचे है, मतलब उसी साइड। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? इन्वर्जन का मतलब होता है अपोजिट। अगर आपका लिविंग ग्रुप लेफ्ट साइड के अंदर है तो आप उसे राइट साइड में लगाओगे, अगर आपका जो लिविंग ग्रुप है वो नीचे है तो न्यूक्लियोफाइल को ऊपर जोड़ोगे, अपोजिट जोड़ना होता है, उसको हम इन्वर्जन कहते हैं। तो मतलब SN2 है तो इन्वर्जन होगा, है ना, और ए के अंदर इन्वर्जन नहीं दिखा रखा, तो इसलिए ए वाला आपका आंसर क्या हो जाएगा? रॉन्ग। क्या मेरी बात क्लियर हुई? यस सर। है ना, ए आपका यहाँ पे ए में ना इन्वर्जन नहीं है, रिटेंशन दिखाया हुआ है, बी में ही इन्वर्जन दिखाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए, क्या लगता है क्या आंसर होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड अंडरगो रीअरेंजमेंट इन SN1 रिएक्शन? रीअरेंजमेंट किस में होगा? All of these. ऑल ऑफ दीज में रीअरेंजमेंट लग रहा है, चलिए देखते हैं, बाकी बच्चे भी बताओ बेटा रीअरेंजमेंट किस में लग रहा है आपको? 8 नंबर क्वेश्चन है। अच्छा, रीअरेंजमेंट किस में हुआ करता है भाई? रीअरेंजमेंट ना वहाँ होता है जहाँ कार्बोकैटायन बनता है, और इसने क्या कर रखा है, इसने जो आपको क्वेश्चन दिया है ना उसमें SN1 मैकेनिज्म बोली है, तो कार्बोकैटायन तो सभी में बनेगा, बट रीअरेंजमेंट वहाँ होता है जहाँ 1 2 शिफ्ट होता है, मतलब एडजेसेंट वाला कार्बन ज़्यादा स्टेबल हो। जैसे यहाँ से आई निकलेगा तो ये कार्बोकैटायन बनेगा, अब ये कार्बोकैटायन इधर शिफ्ट कर जाए तो ज़्यादा स्टेबल बन जाएगा, तो इसमें मिथाइल शिफ्ट पॉसिबल है, ए में होगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कहूँ यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा, अब इसका भी एडजेसेंट कार्बन क्या ज़्यादा स्टेबल है, यानी कार्बन ये पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर जाए तो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होगा और इसमें भी रीअरेंजमेंट हो जाएगा। फिर मैं यहाँ देखता हूँ, अगर यहाँ से आई निकलता है तो अगर यहाँ से आई निकलता है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, अब ये पॉजिटिव चार्ज अगर इधर मूव कर जाए, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए, तो यहाँ पे इसको कॉन्जुगेशन मिल जाएगा इस कार्बन पे, इसलिए ये मूव कर जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या आएगा? डी। डी का मतलब क्या हो गया? ऑल ऑफ दिस। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अरेंज द फॉलोइंग 3 क्लोराइड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर टुवर्ड्स SN1 रिएक्टिविटी। क्या आंसर आना चाहिए? देखो SN1 में देखना है, SN1 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर जब भी आपसे पूछा जाए तो आपको क्या ध्यान रखना है? कार्बोकैटायन को देख लीजिए, कार्बोकैटायन जहाँ ज़्यादा स्टेबल होगा वो SN1 क्या देगा? सबसे फास्ट देगा। B आंसर है सर इसका। इसका आंसर कौन सा बता रहे हैं आप? बी बता रहे हैं, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए, अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो सबसे ज़्यादा स्टेबल, तो देखो यहाँ पे से अगर Cl से यहाँ से निकले ना, ये Cl निकलेगा तो यहाँ कार्बोकैटायन आएगा, और ये वाला जो कार्बोकैटायन है ना, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस डबल बॉन्ड के क्या है, उस पे आ रहा है, कॉन्जुगेशन में आ रहा है ना, आप इसको एलाइल कार्बोकैटायन कहते हो, और एलाइल कार्बोकैटायन हुआ करते हैं ना वो एल्काइल से ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो फिर 2 नंबर वाला कार्बोकैटायन होगा, मतलब 2 सबसे जल्दी SN1 देगा। उसके बाद फिर आप देखोगे तो ये 3 पे जो है, अगर यहाँ से Cl निकलता है तो ये कितना डिग्री कार्बोकैटायन बना? 2 डिग्री। यहाँ से Cl अगर मैं निकालूँ तो कितना डिग्री बना? 1 डिग्री। और 2 और 1 डिग्री में से 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है, तो सबसे ज़्यादा कौन हो गया? 2। फिर कौन हो गया? ये 3 नंबर वाला। और फिर कौन हो गया आपका? 1 नंबर वाला। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्या आना चाहिए?
विच कंपाउंड अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद NaCN एट फास्टर रेट। आपको बताना है किस में NaCN जो है ना वो फास्टर रेट से एक्ट करेगा। तो एक्चुअल में आप यहाँ पे ना दो बातें समझ सकते हो। NaCN है आपका, क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है ना NaCN, वो तुरंत क्या देगा, Cn नेगेटिव आयन दे देगा। और Cn नेगेटिव आयन ऑब्वियसली क्या, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। और जो हमारे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो क्या दिखाते हैं, SN2 देते हैं। और SN2 मैकेनिज्म जो होती है उसमें हम क्या देखते हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि जो अल्फा कार्बन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, उस पर स्टीरिक हिंड्रेंस लेस होनी चाहिए। स्टीरिक हिंड्रेंस लेस, यानी जहाँ पे आपका लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है उस पे स्टीरिक हिंड्रेंस कम होनी चाहिए। जितनी कम स्टीरिक हिंड्रेंस होगी वो उतना फास्टर SN2 देगा, है ना। तो आपको ये बताना है सबसे कम स्टीरिक हिंड्रेंस कहाँ दिखाई दे रही है आपको, सबसे कम स्टीरिक हिंड्रेंस। ABCD चार आपके सामने ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से सबसे कम स्टीरिक हिंड्रेंस कहाँ दिखाई दे रही है। ये BR क्या है आपके पास, बी ऑप्शन में देखो तो ये कितना डिग्री है, 2 डिग्री है। ये कितना डिग्री है, 1 डिग्री है। ये वाला कितना डिग्री है, 1 डिग्री है। और ये वाला कितना डिग्री है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। तो आप मुझे बताओ जरा, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में सबसे कम स्टीरिक हिंड्रेंस किस में होती है। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में सबसे कम स्टीरिक हिंड्रेंस किस में होती है। 1 डिग्री। 1 डिग्री है ना। अब 1 डिग्री देखा जाए तो आपके पास दो आ रहे हैं, एक तो ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है। तो अब इन दोनों में से किस में अल्फा कार्बन के नज़दीक स्टीरिक हिंड्रेंस कम नज़र आ रही है। ए में कम ए है या में। सी में, है ना। ए में कम है क्योंकि यहाँ पे तो देखो ये है ना, ये अल्फा कार्बन, इसके जस्ट बाद में देखो दो बड़े बड़े मिथाइल ग्रुप आए हुए हैं। तो सी में तो क्या है, स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, ए में सबसे कम स्टीरिक हिंड्रेंस है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये वाला पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। रैंक द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रेट ऑफ सोल्वोलाइसिस विद एक्वस इथेनॉल फास्टेस्ट टू स्लोवेस्ट। मतलब आपको ये बताना है किसमें सोल्वोलाइसिस सबसे ज़्यादा होगा, फिर किसमें सोल्वोलाइसिस जो होगा वो सबसे कम होगा। सोल्वोलाइसिस का मतलब समझिए, एक्चुअल में सोल्वोलाइसिस का मतलब होता है जो सोलवेंट होता है ना वो खुद रिएक्ट करता है। तो हम यहाँ करने वाले क्या हैं, हम यहाँ पे RBR है या जो भी है आपका एल्काइल हैलाइड है उसकी रिएक्शन सोलवेंट के साथ करवाएंगे, लाइक C2H5OH के साथ। और होगा क्या, यहाँ से ये Br और यहाँ से H निकल जाएगा और आपको क्या मिलेगा, ROC2H5। क्लियर, आपको कंपाउंड क्या मिलेगा, ROC2H5। इस तरह से इसे हम सोलवोलाइसिस कहते हैं। तो सोलवोलाइसिस में जो सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना ये खुद ही न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करते हैं। तो अब आप खुद सोचिए मैकेनिज्म कौन सी है और क्या अप्लाई करोगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11, रैंक द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रेट ऑफ सोल्वोलाइसिस विद एक्वस इथेनॉल। किस में सोल्वोलाइसिस, अच्छा सबसे ज़्यादा किस में नज़र आ रहा है, पहले तो मैकेनिज्म डिसाइड कर लो, है ना। SN1 होगी, SN2 होगी। कैसे पता करोगे भी SN1 होगी SN2 होगी। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि जो C2H5OH है, C2H5OH ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है या वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। इथेनॉल, इथेनॉल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है या वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। जो सॉल्ट होते हैं ना, सॉल्ट याद रखना, जितने भी सॉल्ट हैं वो सारे सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। NaCl, NaCN, KCN या स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे KOH, NaOH, या स्ट्रॉन्ग एसिड हुए जैसे HCl, H2SO4 वो भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्ट की बात नहीं कह रहा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो सारे वीक होते हैं। क्लियर है, जैसे ऑर्गेनिक इथेनोइक एसिड होता है, कैसा एसिड होता है, वीक एसिड होता है। इथेनॉल होता है, क्या होता है, एल्कोहल होता है,
बट वीक इलेक्ट्रोलाइट है, यानी आयोनाइज नहीं हुआ करते। और अगर ये खुद आयोनाइज नहीं होगा तो हमें ऐसा ये नहीं देगा, C2H5O नेगेटिव हमें नहीं मिलेगा। तो ये C2H5OH है ना, ये खुद ही न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल। तो बताओ मुझे, अगर मेरे पास C2H5O नेगेटिव होता तो ये तो क्या होता, स्ट्रॉन्ग होता, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता। लेकिन ये तो मिला ही नहीं मुझे, मुझे तो क्या मिल रहा है, पूरा C2H5OH ही मिल रहा है। तो इसका मतलब ये जो है ये कैसा है, वीक न्यूक्लियोफाइल है। यानी कि जो अल्कोहल का मॉलिक्यूल है या वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं ये क्या होते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल हुआ करते हैं। तो वीक न्यूक्लियोफाइल है तो मैकेनिज्म बताओ, SN1 होगी SN2। वीक होगा तो मैकेनिज्म कौन सी होगी, SN1 या SN2। अगर वीक न्यूक्लियोफाइल होता है ना तो वो वीक है, वीक होने का मतलब वो वेट करेगा, पहले क्या वेट करेगा कि भाई लिविंग ग्रुप है वो चला जाए, जब लिविंग ग्रुप वहाँ से चला जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, तब वो जाके अटैक करेगा, है ना। जैसे मान लीजिए जो वीक होगा, है ना, वो वेट करेगा, क्या वेट करेगा कि लिविंग ग्रुप अपने आप चला जाए, जैसे लिविंग ग्रुप चला जाएगा उसके बाद कार्बन के ऊपर वो जाके अटैक करेगा। लेकिन यानी दो स्टेप में मैकेनिज्म करता है। लेकिन अगर कोई हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग होता है ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, तो वो वेट नहीं करता, वो तुरंत अटैक करता है, अटैक करके फिर तुरंत वो लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देता है और खुद वहाँ जाके जुड़ जाता है, मतलब एक सिंगल स्टेप में वर्क करता है। तो वीक डबल स्टेप में वर्क किया करता है। तो डबल स्टेप वाली मैकेनिज्म कौन सी होती है, SN1 होती है। तो ये बातें आपको याद रखने की वो ट्रिक समझा रहा हूँ कि जो वीक न्यूक्लियोफाइल होगा वो वेट करेगा, पहले किसका वेट करेगा कि लिविंग ग्रुप अपने आप चला जाए, करेक्ट। वो तो वेट करेगा मतलब डबल स्टेप में मैकेनिज्म करता है, मतलब आप ये समझो कि वो SN1 मैकेनिज्म दिखाता है। जबकि जो स्ट्रॉन्ग होता है वो क्या करता है, अटैक करता है, डायरेक्टली लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देगा और खुद जाके वहाँ जुड़ जाएगा, मतलब सिंगल स्टेप में वर्क कर जाता है। तो मतलब वो SN2 दिखाया करता है। तो आपका इथेनॉल कैसा है, वीक है, वीक है तो वो SN1 मैकेनिज्म दिखाएगा। तो सीधी सी बात है, SN1 की जब आप बात करते हैं, है ना, तो SN1 में तो मेन जो आपका डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो क्या होता है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती है। तो बस आपको देखना है भी कौन सा कार्बोकैटायन आपको सबसे ज़्यादा स्टेबल नज़र आ रहा है। जो कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल नज़र आ रहा है वो सबसे फास्ट क्या करेगा, सोलोलाइसिस करेगा। तो सर्च कर लो कौन सा वाला सबसे फास्ट करेगा, कहाँ कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। सेकंड वाला। बिल्कुल, आपका जो सेकंड, फर्स्ट और सेकंड में से अगर हम देखेंगे तो देखो, चलिए देखते हैं सेकंड वाले में, अगर ये रिंग, अगर ये सेकंड वाले में अगर हम देखें ना, ये कितना डिग्री है, यहाँ पे अगर आता है तो ये 2 डिग्री है ना। और अगर मैं यहाँ देखूँ फर्स्ट में, तो यहाँ पे भी क्या है, ये 2 डिग्री है। और अगर आप यहाँ पे थर्ड में देखो तो ये भी क्या है आपका, 2 डिग्री है। तो डिग्री तो तीनों के अंदर ही क्या है, 2 है। लेकिन हमारा जो फर्स्ट है ना उसमें जो, ये देखिए उसमें जो आपका पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, डबल बॉन्डेड कार्बन पे आ रहा है। और आपको याद होगा मैंने कहा था जो डबल बॉन्डेड कार्बन पे कभी अगर पॉजिटिव चार्ज आता है ना तो वो बड़ा अनस्टेबल है। क्यों, ये तो आप ये समझो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। क्या कंट्रोवर्सी है, एक तरफ तो हम कह रहे हैं भी ये कार्बन जो है इस पे पाई इलेक्ट्रॉन रिच सोर्स है पाई इलेक्ट्रॉन का, एक तरफ हम कह रहे हैं भाई ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो दो बातें एकदम एक दूसरे को डिनाई कर रही है ना, कंट्रोवर्सी हो रही है। तो इसका मतलब ये 1 वाला तो भाई स्टेबल नहीं है। अब आते हैं अपने 2 वाले पे, जैसे अगर हम देखें तो 2 वाला जो होगा ना वो, अगर हम देखें तो वो हमें क्या लग रहा है कि ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। किससे ज़्यादा स्टेबल होगा, 3 से ज़्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे ज़्यादा 2 हो गया, बिल्कुल सही है ना। 2 वाला जो होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर 2 के बाद किसको लोगे, 2 के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, 3। मतलब ये, मतलब यहाँ से भी बी आर निकल सकता है, निकल सकता है ना, यहाँ से भी बी आर निकल सकता है। सॉरी ये जो है ना 2 वाला एक्चुअल में 3 डिग्री है, 2 डिग्री नहीं है। कितना डिग्री है, 3 डिग्री। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो कौन सा होगा, 2 वाला ही होगा। तो सबसे फास्ट हो गया 2, फिर उसके बाद हो गया 3, और उसके बाद लास्ट में आपके पास कौन सा आएगा, 1। करेक्ट, ये समझ में आ गया। जो 2 नंबर वाला है वो 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होते हैं। तो सही बात है, 2 वाला जो होगा ना, बिल्कुल सही बताया आपने, वो सबसे फास्ट अटैक करेगा। फिर 3 नंबर वाला कर जाएगा, और सबसे लास्ट में कौन करेगा, 1 वाला। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सी। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को रीड कीजिए। द रिएक्शन ऑफ 4
ब्रोमो बेंजाइल क्लोराइड विद सोडियम साइनाइड इन इथेनॉल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ। मतलब वो क्या कह रहा है वो समझिए। पहले हम 4 ब्रोमो बेंजाइल क्लोराइड की ना स्ट्रक्चर बना लेते हैं ताकि आपके लिए इजी रह जाएगा। 4 ब्रोमो बेंजाइल क्लोराइड। तो पहले तो हम बेंजाइल क्लोराइड बना लें। ये देखो ये बेंजाइल बनेगा हमारे पास ऐसे। यहाँ पे रिंग आ गया, यहाँ पे CH2 आ गया और यहाँ पे आ गया Cl। इसको हम कहते हैं बेंजाइल क्लोराइड। और इसके 4th पोजीशन मतलब पैरा पोजीशन पे मैं क्या लगा दूँ, Br। तो इसको मैंने कहा 4 ब्रोमो बेंजाइल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी सोडियम साइनाइड के साथ। सोडियम साइनाइड मतलब मैंने ले लिया NaCN। और सोलवेंट क्या ले रहे हैं हम, सोडियम साइनाइड इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल भी ले लीजिए यानी कि C2H5OH। अब आपको सोचना है क्या प्रोडक्ट बनेगा। बड़ी सिंपल सी बात है। वो आपसे क्या पूछने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन में वो समझिए। वो आपसे ये पूछने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे होगा कौन, लिवी आपका अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कौन है, CN नेगेटिव है। इथेनॉल तो सिर्फ सोलवेंट की तरह वर्क कर रहा है ना, तो एक्चुअल में न्यूक्लियोफाइल जो है वो कौन है, CN है। साइनाइड, साइनाइड अटैक करेगा। बट बात है कि साइनाइड कहाँ अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप कौन सा होगा, ये Cl जाएगा या Br जाएगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है अच्छे से अभी, इससे CL पहले भी है ना। इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था, वहाँ पे मैंने आपको समझाया था Br जो है ना डायरेक्टली रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है इसलिए Br नहीं जा सकता पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से। PDC तो कौन जाएगा, Cl जाएगा। ठीक है, और Cl जाएगा तो Cl हट जाएगा और उसकी जगह पे CN आके जुड़ जाएगा साइनाइड। तो बस कौन सा वाला आंसर होगा, मतलब प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा। फिर आप आंसर आप लोग बताइएगा मुझे क्या बना। यानी Cl आपने यहाँ से हटा दिया तो यहाँ पे क्या आ गया, CH2। और यहाँ पे क्या आ गया, CN। ठीक है, और ये जो Br है ना वो एज इट इज़ रहेगा। Br आपका एज इट इज़ रहेगा। तो बताइए क्या आंसर आना चाहिए, क्या लगता है आपको। इसका नाम क्या बन रहा है ना। ये तो बेंजाइल A साइनाइड हो गया है ना, A ये तो बिल्कुल ये आंसर आएगा इसका। बेंजाइल साइनाइड हो गया और बेंजाइल साइनाइड के साथ यहाँ पे जो जुड़ा हुआ है 4 पे ब्रोमो जुड़ा हुआ है, तो 4 ब्रोमो बेंजाइल साइनाइड, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने पीछे देखा था, क्वेश्चन नंबर 13 जैसा। इसका आंसर आप फटाफट बता दो। पीएच, पीएच का मतलब क्या होता है, पीएच फिनाइल के लिए लिया जाता है। जैसे कुछ बच्चों को आइडिया नहीं है, मान लो पीएच का मतलब क्या सर, ये क्या आ गया, तो पीएच का मतलब होता है फिनाइल। फिनाइल का मतलब ये रिंग होता है ना, ये है और यहाँ पे Br जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है PHBr। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट विल नॉट फेवर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फेवर नहीं करता, बताओ। A ए बिल्कुल सही बात है। अगर हम देखें तो क्या सिर्फ ए ही आंसर है, डी आएगा। भी है। ओके। बी लग रहा है, ए होगा या बी होगा, या दोनों ही हो Look सकते हैं, सोचिए जरा। the above. है ना, तो मतलब डी ये वाला आएगा तो, डी। हाँ ना, डी आएगा। मतलब ये Br का तो जैसे मैंने आपको समझाया था कि Br जो होता है ना ये तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रखता है इसलिए नहीं निकलेगा, यानी NSR नहीं दिखाएगा। है ना, ये तो ये भी मतलब ये भी नहीं दिखाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कहा था कि ब्रेड्स रूल लगाइए, तो जो ब्रिजहेड कार्बन होते हैं वो ब्रिजहेड कार्बन कभी भी sp2 हाइब्रिडाइज नहीं होते। तो इसका मतलब ए आंसर भी सही है, बी आंसर भी सही है। और यहाँ पे फिर देखा जाए तो ये Br के पीछे की साइड, बैक साइड में अगर आप देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है। और ये वाला जो कार्बोकैटायन है ये बन नहीं सकता क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकैटायन बहुत ही अनस्टेबल हुआ करते हैं, तो कार्बोकैटायन इसमें बनेगा नहीं। बैकवर्ड अटैक इसमें पॉसिबल नहीं होगा, यानी कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि SN1 नहीं दे पा रहा। बैकवर्ड अटैक क्यों पॉसिबल नहीं है, स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। तो इसका मतलब अपना आंसर हो जाएगा डी। डी मीन्स ऑल ऑफ द अबाउ, यानी जितने चारों तीनों के तीनों मॉलिक्यूल दिखाए हुए हैं ये तीनों के तीनों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फेवर नहीं करते। गुड। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, देखिए क्या आंसर आना चाहिए। कन्वर्जन ऑफ फर्स्ट टू सेकंड, मतलब कन्वर्जन दिखाया गया है आपको और आपसे मैकेनिज्म पूछ ली गई।
जरा ध्यान से ऑप्शंस को चेक करो और फिर देखो। टेक प्लेस बाई SN1, टेक प्लेस बाई SN2, टेक प्लेस बाई SN1 एंड SN2, डज नॉट टेक प्लेस। क्या आंसर लगता है सभी बच्चों को ये SN1 आंसर का? SN2। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, बाकी बच्चे बताओ बेटा। है ना, आंसर बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई गलत हो जाएगा कोई सही हो जाएगा, बट कोई बात नहीं, अपने को पता तो लगेगा कि हम जो सोच रहे हैं वो सही है गलत हो रहा है। देखिए आप मुझे एक छोटी सी बात समझाइए, ये आपको कुछ दिखाई दे रहा है? शायद आप इस चीज़ को ना देख नहीं पा रहे। मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है? ये देखो, ये दो बोन्स दिखाई दे रहे हैं आपको शायद, है ना, दिख रहे होंगे। देखो ये दो बोन्स दिख रहे होंगे ना। एक्चुअल में दोनों बॉन्ड और इन बॉन्ड्स के साथ लगा हुआ ये रिंग, कौन सा वाला रिंग भाई? ये रिंग देखो, ये वाला रिंग येलो कलर से जिसको मैंने हाईलाइट किया है। एक्चुअल में ये जो बेंजीन रिंग है ना, और ये जो दोनों ब्लू कलर के मैंने बॉन्ड शो किए, ये आउट ऑफ द प्लेन है। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब ये दोनों बॉन्ड ब्लू कलर से जो मैं बॉन्ड शो कर रहा हूँ, ये आउट ऑफ द प्लेन है, मतलब आपकी लैपटॉप या जो आपके मोबाइल की स्क्रीन है उससे बाहर आ रहे हैं। और ये जो येलो कलर का मैंने रिंग है ना जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ये येलो कलर वाला रिंग जो है वो भी आपके लैपटॉप की स्क्रीन से या मोबाइल की स्क्रीन से बाहर आ रहा है। और बाकी के जो 3 रिंग है ना, जो एक साथ जुड़े हुए हैं, ये 3 रिंग जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये तीनों के तीनों रिंग जो है ना वो एक ही प्लेन में है, मतलब आपके मोबाइल की स्क्रीन की प्लेन के अंदर है। मतलब ये 3D डायग्राम है, तो मतलब ये ब्रिज हेड बन गया। ये जो BR दिख रहा है ना आपको, ये जो BR आपको इन्होंने बना के दिखाया हुआ है, ये वाला BR, ये BR वाला, ये जो जिनको मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया, ये ब्रिज हेड के कार्बन है। कौन से कार्बन है? ब्रिज हेड। अब आपको याद होगा, मैंने एक एक क्वेश्चन पहले भी हमने सॉल्व किया था, है ना, तब भी मैंने आपको समझाया था कि ब्रिज हेड के ऊपर अगर कभी भी कोई भी लीविंग ग्रुप आ गया तो वो लीव नहीं करता, ना SN1 से करता है ना ही SN2 से करता है। मतलब ये पॉसिबल नहीं है, इस BR को हटा के यहाँ पे OH लगाना पॉसिबल नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डज नॉट टेक प्लेस। ना तो SN1 से हो पाएगा ना ही SN2 से, क्योंकि ये BR ब्रिज हेड के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है ना, नहीं हो पाएगा ये। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आंसर क्या आ जाएगा? डी, डज नॉट टेक प्लेस, है ना। स्टेरिक हिंड्रेंस भी यहाँ पे क्या हो रही है? ज़्यादा हो रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। विच इज़ द करेक्ट रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम फॉर द सोल्वोलाइसिस रिएक्शन? ठीक है, सोल्वोलाइसिस करवा रहे हो, H2O ऐड हो रहा है ना। तो पहले तो मैकेनिज्म डिसाइड कर लो कौन सी होगी, SN1 होगी SN2 होगी। H2O क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है या वीक है ना? वीक है। वीक है। और वीक। वीक वीक बेचारा क्या करेगा? वीक में के पास कुछ नहीं होता, वो बेचारा वेट ही करता रहता है कि कब लिविंग ग्रुप निकल जाए वहाँ से। अगर लिविंग ग्रुप चला जाए अपने आप, तब मैं जाके वहाँ पे अटैक करूँ। तो मतलब वो 2 स्टेप में मैकेनिज्म करता है। जो वीक होता है वो क्या करता है? 2 स्टेप में मैकेनिज्म करता है। तो 2 स्टेप में मैकेनिज्म करने का मतलब हुआ भाई, वो कौन सी मैकेनिज्म दिखाता है? वो SN1 दिखाया करता है, ठीक है। यही तो मैकेनिज्म है जिसमें पहले कार्बोकैटायन बनता है। यानी कहने का मतलब वो यहाँ से BR जाएगा, BR जाने के बाद यहाँ क्या बनेगा? कार्बोकैटायन। क्लियर है? और इस कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा। कौन अटैक करेगा? आपका जो H2O होगा वो अटैक करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा डायग्राम बनेगा हमें वो बताना है ना। यहाँ पे जो डायग्राम बनेगा ना वो कौन सा बनेगा हम लोगों को वो बताना है। तो इसमें देखो, अगर पहली बात तो ये है कि आपको ये समझना है कि ये जो रिएक्शन है ना, ये जो रिएक्शन होगी वो एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी, ठीक है। और यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बनेंगे वो कितने कार्बोकैटायन होंगे? एक ही बनेगा, दो बनेगा, क्या होगा? मतलब थोड़ा सा ये मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन है ना। यानी इसमें स्टेप कितने होंगे वो बताने हैं हमें। अब देखो, जब ऐसे डायग्राम बने हुए आते हैं ना तो हम हर एक इसका डायग्राम का मतलब समझते हैं। एक्चुअल में जो पॉकेट्स बनाई जाती है, जैसे ये पॉकेट बनाई गई है, तो ये जो पॉकेट होती है ना, ये इंटरमीडिएट बताती है भाई। इस पॉकेट में इंटरमीडिएट रहता होता है। और ये जो होती है ना, जैसे हिल बताई हुई है, ट्रांजिशन स्टेट होती है। जैसे ये TS1 हो गई, मान लो ये TS2 हो गई, और यहाँ पे क्या बन गया? एक इन्होंने दिखा दिया भाई इंटरमीडिएट।
तो अगर कोई मुझसे पूछे ना कि ये फर्स्ट वाले डायग्राम में कितने स्टेप में मैकेनिज्म हो रही है, तो हम बोलेंगे 2 स्टेप में। जैसे यहाँ से पहले ये बन रहा है और फिर यहाँ से कार्बोकेटाइन पे अटैक कर रहा है कौन, आपका न्यूक्लियोफाइल। तो 2 स्टेप में हो रही है इसमें, पहले वाले के अंदर 2 स्टेप में हो रही है। दूसरे वाले में देखो, एक तो इंटरमीडिएट ये बन गया एक, फिर एक और इंटरमीडिएट बन गया, 2 पॉकेट है ना, 2, और फिर जाके आपका क्या बना, प्रोडक्ट बना। मतलब पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप फिर ये, और तीसरा स्टेप फिर ये, 3 स्टेप में मैकेनिज्म हो रही है। यहाँ पे देखोगे तो एक ही इंटरमीडिएट बन रहा है, मतलब 2 स्टेप में, पहला स्टेप यहाँ तक का और दूसरा स्टेप फिर आगे का। यहाँ पे देखोगे तो भी इसमें भी 2 ही स्टेप में हो रही है, ये कार्बोकैटायन बन रहा है और उसके बाद फिर कार्बोकैटायन से अटैक हो रहा होगा न्यूक्लियोफाइल का, दूसरा स्टेप आ गया। करेक्ट, ऐसे दिखाया हुआ है। अब हम एक्चुअल में देखते हैं होता क्या होगा। होता यहाँ पे कुछ ऐसा होगा कि जैसे यहाँ पे ये रिंग है और यहाँ पे क्या है, CH3, और यहाँ पे कौन आएगा, Br। अब वो Br है ना, वो निकल जाएगा। आप मैकेनिज्म SN1 दिखा रहे हो, ठीक है, Br यहाँ से निकल गया और यहाँ पे क्या जनरेट हो गया, कार्बोकैटायन। अब आपका जो H2O है ना, वो H2O कोई आपका OH में माइनस तो है नहीं आपके पास, ये तो पूरा का पूरा H2O ही न्यूक्लियोफाइल है। तो ये पूरा का पूरा H2O ही अपने लोन पेयर को डोनेट करके इस कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा। इसका मतलब पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था लीविंग ग्रुप का निकलना, मतलब ये पहला स्टेप हो गया। ये CH3 था और यहाँ पे क्या था, Br। तो ये Br यहाँ से निकलता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन वाला, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या हुआ, इस H2O ने इसके ऊपर अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद फिर आपको कुछ ऐसा मॉलिक्यूल मिल जाएगा, यहाँ पे CH3 आएगा और यहाँ पे O, और O के साथ 2 क्या जुड़े हुए, H, इस तरह से। और यहाँ पे फिर एक लोन पेयर आ गया। अब O ने क्योंकि अपना एक लोन पेयर डोनेट कर दिया, तो इस ऑक्सीजन पे जो चार्ज आया वो कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। ये दूसरा स्टेप हो गया। अब क्या होगा, अब O पे क्या, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आता है, ऑक्सीजन क्या होता है एक्चुअल में ना, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज तो आ सकते हैं, बट अगर आप सोचो कि पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उससे वो ना हाईली अनस्टेबल हो जाते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो ना इलेक्ट्रॉन्स को स्नैच आउट करते हैं, दूसरों से छीनते हैं। उन पे नेगेटिव चार्ज आना तो समझ में आता है, बट ये पॉजिटिव चार्ज आना, मतलब ये तो वही बात हुई ना कि चोर के घर में चोरी हो गई। मतलब वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। भाई ऑक्सीजन जो दूसरों के इलेक्ट्रॉन लेता था, दूसरों पे नेगेटिव चार्ज, दूसरों के इलेक्ट्रॉन लेके खुद पे नेगेटिव चार्ज लाता था, आज उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये ओ ना बड़ा अनस्टेबल हो जाएगा। तो तुरंत ये क्या करेगा, वो इस बॉन्ड के या इस H वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा और अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और इस बॉन्ड, इस H को एज अ H+ बाहर निकाल देगा। तो जैसे ये एज अ H+ बाहर निकल जाएगा तो आपको आपका फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। यहाँ मिथाइल और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ होगा, OH, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। यानी ये पहला स्टेप हुआ कार्बोकैटायन का बनना, दूसरा स्टेप हुआ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और ये एक तीसरा स्टेप मिल गया। तीसरा स्टेप क्या है, रिमूवल ऑफ H+ आयन। ऐसे 3 स्टेप में मैकेनिज्म हो रही है। तो पहली मैकेनिज्म जो है वो 2 स्टेप में हो रही है, दूसरी मैकेनिज्म है वो आपकी 3 स्टेप में हो रही है, तीसरी मैकेनिज्म 2 स्टेप में है, और फोर्थ वाली में भी क्या दिखाएंगे, 2 स्टेप। तो आंसर क्या होगा, 3 स्टेप। तो 3 स्टेप तो सिर्फ यही मैकेनिज्म है ना आपकी, जहाँ पे 2 इंटरमीडिएट बन रहे हैं। देखो ये वाला इंटरमीडिएट कौन सा है, ये कार्बोकैटायन, और ये वाला इंटरमीडिएट कौन सा है, ये इंटरमीडिएट आपका ये वाला अटैक कर गया। यहाँ पे O पे देखो क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये इंटरमीडिएट, और बाद में फाइनल में आपका प्रोडक्ट बन रहा है, ये यानी 3 स्टेप मैकेनिज्म। तो आंसर क्या हो जाएगा, B। आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा कि आंसर B क्यों आ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं किस पे, 16 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया गया, 16 नंबर क्वेश्चन में एक्चुअल में NGP का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन इफेक्ट। क्या मतलब होता है NGP का, तो वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। NGP, इसको हम लोग बोलते हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पे होने वाला क्या है, मैं आपको क्लियरली मेंशन कर देता हूँ। जैसे ये हमारे पास रिंग है और यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप है ना, ओ, अपना ये टोसिलेट ग्रुप लगाया हुआ है इन्होंने, OTS।
अब ये OTS क्या होता है कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता तो छोड़ दीजिए, बट आप इतना समझ लीजिए ये कोई ना लिविंग ग्रुप है जो यहाँ से लीव करने वाला है, ऐसा समझ लो फिलहाल के लिए। अब क्या होगा, अब ये वाला जो कार्बन है ना, कौन सा वाले कार्बन की बात कर रहे हैं, देखो मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन जो है ना, ये कार्बन लेबल्ड कार्बन है। लेबल्ड कार्बन का मतलब हो गया ये C14 है, रेडियो एक्टिव कार्बन है। और ये वाला जो कार्बन है ना वो नॉर्मल कार्बन है। नॉर्मल कार्बन मतलब C12 है। अब आपको ना जो प्रोडक्ट बताना है वो क्या बताना है कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ पे, RCOOH। तो RCOOH मतलब H निकलेगा वहाँ से, तो जो RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O नेगेटिव ये अटैक करेगा, ठीक है। तो आपको जैसे लगेगा कि यार यहाँ से OTS निकल जाएगा और ये यहीं पे जाके अटैक कर जाएगा, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। इसकी मैकेनिज्म में क्या होता है वो थोड़ा समझिएगा आप। पहले जो ऑटोसिलेट होता है वो वहाँ से निकल जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही है, वो वहाँ से निकलेगा। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से निकलेगा इलेक्ट्रॉन्स को लेके, है ना, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, तो आपको ना इस तरह से एक कार्बोकैटायन मिल जाएगा, इस तरह से। ये रिंग है और यहाँ पे और यहाँ पे, है ना, ये कार्बन और एक आपके पास यहाँ कार्बन, और यहाँ पे आपका कार्बोकैटायन मिल गया। अब हालांकि जो पॉजिटिव चार्ज जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये पॉजिटिव चार्ज C12 पे आया हुआ है, मतलब आपका जो कार्बन है ना, ये वाला कार्बन, ये कार्बन 12 नंबर कार्बन C12 है, जबकि इसके साथ वाला जो कार्बन है ये वाला, ये क्या है, C14 है। अब देखो जरा आप सोचो, क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, मुझे बताओ क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज C14 पे चला जाए, अगर ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाए, C14 पे चला जाए, करेक्ट, तो क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल होगा, होगा ना। दूसरी बात, ये जो बेंजीन रिंग है ये अपना NGP दिखाएगा, ये क्या दिखाएगा, NGP। NGP का मतलब क्या होता है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, है ना, मतलब कुछ ऐसा हुआ कि नेबर, ये क्या है, नेबर है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी पे कोई प्रॉब्लम आ जाए तो पड़ोसी हेल्प करते हैं जैसे, है ना, तो ये इसका नेबर है, कौन है, बेंजीन रिंग। और ये बेंजीन रिंग ना इसका नेबर है, बिल्कुल सही बात है, और ये रिच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और इस कार्बन 12 पे क्या आ गई, प्रॉब्लम आ गई, क्या प्रॉब्लम आ गई भाई, इसको इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई। अब जैसे इस पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई और ये इसका जो पड़ोसी है ना, नेबर, ये काफ़ी रिच सोर्स है इलेक्ट्रॉन का, तो ये इसकी हेल्प करना चाहेगा। अब ये अगर इसकी हेल्प करना चाहेगा ना, तो ये कहेगा भाई मेरे को ना एक काम करना पड़ेगा कि मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन तो डोनेट कर दूंगा, बट मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन डोनेट करूं कैसे, है ना, कि तुझे मुझ मेरे साथ क्या बनाना पड़ेगा, बॉन्ड बनाना पड़ेगा। अब वो बॉन्ड कैसे बनाएगा, ये देखो, ये वाला जो है ना, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन तो ऑलरेडी बुक्ड है, तो ये इस कार्बन के थ्रू अपने पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को, कार्बन 12 को डोनेट करने की कोशिश करेगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कोशिश करेगा तो हमें एक ऐसा एक इंटरमीडिएट मिलेगा, कुछ ऐसा। अब उसमें क्या होगा, एक कार्बन, और ये कार्बन 14 था, और यहाँ पे कार्बन क्या है आपका 12 है, और ये जो कार्बन 12 है ना, ये कार्बन 12 है देखो, और यहाँ पे क्या लिख दे हम, CH2 लिख देते हैं, करेक्ट, ये हमने CH2 लिख दिया। और ये आपका जो है बेंजीन क्या है, रिंग है ना, और ये CH2 क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, किसके ऊपर अटैक, अच्छा ये देखो, ये वाला जो कार्बन है ना, ये भी CH2 है, ये भी क्या है, CH2 है, और ये कार्बन क्या है, कार्बन 14 है, C14। तो ये क्या करेगा, ये इधर अटैक करेगा, इधर इस रिंग के ऊपर यहाँ पे अटैक करेगा। और जैसे ये यहाँ पे अटैक करेगा ना, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। और जैसे ये वाला कार्बन 14 वाला बॉन्ड टूटेगा, कार्बन 14 वाला फ्रंट में आ जाएगा, कार्बन 14 वाला कहाँ आ जाएगा, फ्रंट में, और ये CH2 कहाँ जुड़ जाएगा, इस पॉइंट पर। और ये कार्बन 14 है ना, वो क्या करेगा, वो वहाँ से हट जाएगा, तो कुछ ऐसा बन जाएगा ये CH2, कौन सा वाला, जो 12 नंबर वाला था, C12 जो था, है ना, वो जुड़ गया, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ था, CH2। और ये CH2 क्या था, C14 वाला था, ये बाहर की साइड आ गया, मतलब ये बॉन्ड टूटा और इसने यहाँ पे क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया, करेक्ट। अब क्या होगा, ये जो CH2 है ना, इस कार्बन 14 जो है इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो हमारा जो भी न्यूक्लियोफाइल है, वो न्यूक्लियोफाइल कौन है हमारा,
OCOR ये कहाँ अटैक करेगा? कार्बन 14 वाले पे अटैक करेगा। कहाँ पे अटैक करेगा? कार्बन 14 वाले के ऊपर क्या करेगा? अटैक करेगा। तो कहने का मतलब हुआ, देखो ये कार्बन हमारा क्या था? 12 था, तो इस पर भी हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। एज वेल एज अगर हमारा NGP लगाएं, NGP मतलब नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन लगाएं, तो ये बॉन्ड टूटेगा और ये यहाँ अटैक करेगा। तो ये C14 वाला होगा ना, ये फ्रंट साइड में आ जाएगा, जैसे यहाँ आ गया, और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा न्यूक्लियोफाइल C14 पे भी अटैक कर सकता है और हमारा न्यूक्लियोफाइल C12 पे भी अटैक कर सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या दिखाया गया? हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है उसने कहाँ अटैक किया है? C12 पे। इसमें क्या दिखाया गया कि हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है उसने किस पे अटैक किया? C14 पे। तो C12 पे कैसे अटैक किया? वो तो नॉर्मल वे के थ्रू अटैक कर दिया। अभी अपना ओटोसलेट यहाँ से निकलेगा तो यहीं पे अटैक करेगा नॉर्मल वाले पे, वो तो सही है। C14 पे क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे हमने NGP लगाया, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन इफेक्ट शो किया हम लोगों ने यहाँ पे। इसका मतलब दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, A भी बनेगा और B भी बनेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। बताइए, समझ में आ गया? इस तरह से हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी एक्चुअल में उसी का ही है ना, NGP का ये। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछिए। तो ये एक्चुअल में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस हैं जो SN1 SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऊपर बेस्ड थे, जो हम लोगों ने किए हैं। कुछ क्वेश्चंस की पिक मैं आपके पास भेजूंगा और आप कल तक आप अपने उन क्वेश्चंस को सोल्व करके आपके अकॉर्डिंग उनके जो भी आंसर आ रहे होंगे मुझे रिवर्ट बैक जरूर करना, ठीक है ना, कि आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर आ रहे हैं वो लिख देना। बस क्वेश्चन का नंबर डालना और उसका आंसर लिखना, क्वेश्चन का नंबर डाल के आंसर लिखना, एक पेज के ऊपर लिख के चाहे उसकी पिक मेरे पास भेज देना। तो हम कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे किस बच्चे के आंसर जो आए ना सबसे ज़्यादा आए हैं, ठीक है। ऑब्वियसली मैं नेम बताऊंगा, जिस बच्चे के आंसर सबसे ज़्यादा होंगे, सही होंगे